दोस्तों, आप जानते हैं कि एक मूवी को बनने में कितना टाइम लगता है? 4 साल, 5 साल। लेकिन इस दिल तोड़ सच्ची दास्तान को पूरा करने में दोस्तों पूरे 16 साल लग गए। और उस 16 साल की मेहनत से समझिए उस शख्स का दर्द कितना गहरा होगा जो अपने घर वालों की खुशी के लिए बाहर मुल्क गया था, लेकिन उसे मिली सिर्फ कैद और गुलामी। जब इस बेआसरा शख्स की बेबसी सामने आएगी तो यह दास्तान आपको जरूर रुला देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सच्ची कहानी। ये कहानी है नजीब और हकीम की। अपनी गुर्बत की ज़िंदगी से निजात पाने के लिए ये दोनों सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नामी दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक लेने ही नहीं आया होता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी देखते हैं हम कि एक आदमी उन दोनों के पास आके उन दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से मना करते हुए उन्हें कहता है कि गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वो एक रेगिस्तानी सफ़र से होते हुए एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंच जाते हैं। नजीब को लगता है कि ये वही शख्स है जिसने हमें सऊदी अरब बुलाया था। जिसके बाद रात हो जाती है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो किसी कंपनी में काम करने के लिए यहाँ आए होते हैं। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज जानता था और नजीब सिर्फ मरवाठी बोल सकता था। लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे अरब शेख के पास भेज देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, तब वो आदमी उसे बुरी तरह से मारता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को गाड़ी से नीचे उतरने का कहता है, जहां वो नजीब को उसके एक आदमी से मिलवाता है और वहां से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब को यह बात समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है, और नई कंट्री के अंदर वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। ये ओल्ड आदमी हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन नजीब को तो हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस ओल्ड मैन से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहां जाओ और जाकर पानी पी लो, क्योंकि नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया होता। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड से नजीब कांप रहा होता है, इसीलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में एक आदमी जो कि सो रहा होता है वो जाग जाता है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ अंदर सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कह देता है। अब नजीब जब बाहर आता है तो बाहर ही सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध पेश करता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे आओ। नजीब को लगा कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है और वो उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उससे दूध छीन कर इशारे से बताता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उससे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर यह सब नहीं करने आया हूँ, मुझे किसी कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को कुछ बात समझ में नहीं आती। वो नजीब को उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर वही आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर भेज कर गया था। नजीब उससे अपने डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में जाना है उस कंपनी का नंबर देता है, लेकिन वो आदमी नंबर और डॉक्यूमेंट्स सब उसके सामने ही फाड़ देता है। ये देखने के बाद नजीब रोने लगता है। वो खुद को काफ़ी बेबस महसूस कर रहा होता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मोटी रोटी देता है जो कि आधी कच्ची आधी पक्की होती है। नजीब काफ़ी भूखा होता है और वो वही रोटी मजबूरी में खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से वो उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रही होती। तभी वहां बैठा उसका मालिक उससे कहता है कि रोटी को पानी में डिप कर कर खाओ। इसके बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे जाकर नजीब सो जाता है। अगली सुबह नजीब वॉशरूम के लिए जाता है तो तभी वहां वो आदमी आकर उसका पानी उससे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। इसके बाद यहाँ पर पानी का टैंकर वाला आता है जो वहाँ की टैंक को भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफ़ी मारने पीटने के बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो वापस तो जा ही नहीं सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक
कहता है कि जाके बकरी और भेड़ों का दूध निकालो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता। यहाँ नजीब को दूध निकालने का कोई एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं, इसीलिए एक भेड़ उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ नजीब ये काम बखूबी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नज़र एक कार के मिरर पर पड़ती है और वो खुद का चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफ़ी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे गिद्ध एक मुर्दे को खा रहे होते हैं। नजीब जब नीचे जाकर देखता है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की होती है जो उसके साथ काम करता था, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोच नोच कर खा सकें। नजीब सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरा भी यही हाल होना है। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिशें शुरू कर देता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है। वो ऊँट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और उसका पैर भी तोड़ देता है ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ही ना कर पाए। अब इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पी पाता है। यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि अब नजीब को काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ों को चरा रहा होता है तो अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो नजीब अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक गार के अंदर सहारा लेता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उस गुफा से बाहर निकल के उस आवाज़ की तरफ जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो नजीब का भाई हकीम होता है। ये दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों से ये दोनों गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कई जगहों पर काम करवाया गया और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर से एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नजीब जब ऊँट लेकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक ख़त चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस ख़त को पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो कि यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिनों के बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक के बेटी की शादी है और सब लोग वहीं जाएंगे, तो यही दिन सही रहेगा हमारे लिए भागने के लिए। इसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है और शादी का दिन आ जाता है। नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ भेड़ बकरियों का ख्याल रखना। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो पिछले कई महीनों से नहाया ही नहीं होता। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिन कपड़ों में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी थी, इसलिए वो रस्सी को बांधकर पैंट को पहन लेता है। अगले दिन नजीब भेड़ों को चारा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊँगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आते हैं। इसके बाद तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। अब सफ़र करते करते इनको रात हो जाती है। तीनों काफ़ी थके हुए होते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा है। इब्राहिम उनके पास पानी के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा एक आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब, इन दोनों को बहुत प्यास लगी होती है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है। वो पागलों की तरह उस तरफ भागता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पर पानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, तुम्हारा वहम है। हकीम जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक ऊंट की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी बहुत सारे रेगिस्तानी सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाता। इसीलिए उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना भी नहीं, चुपचाप खड़े रहो। यहाँ पर सांप नजीब के पैरों के ऊपर से भी गुजर जाते हैं। नजीब के पैरों पर भी छाले पड़ चुके होते हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर उसके पैरों पर बांध देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से इन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी होती। इन सबको बेहद प्यास लगी होती है, लेकिन इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत दिलाता है और हकीम, जो कि काफ़ी थक चुका होता है, इब्राहिम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। लेकिन कुछ देर के बाद नजीब भी गिर जाता है।
दोनों भाइयों को होश ही नहीं रहता। इसीलिए इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाता है और फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हकीम को होश आने लगता है। उसे शहर दिखाई देने लगता है। वो भागने लगता है और चिल्लाते हुए चीखते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का देकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और आगे की तरफ गिर जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हकीम की सांसें रुक चुकी होती हैं। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे की तरफ ले जाता है, लेकिन वो दोनों तूफान की लपेट में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद तूफान भी थोड़ा थम जाता है। इब्राहिम और नजीब जिंदा होते हैं। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को आवाज देता है, जिसकी डेड बॉडी तूफान में ढक जाती है। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सफर में चलते चलते रात हो जाती है। तभी इन्हें पेड़ और पानी दिखाई देते हैं। दोनों उस तरफ पागलों की तरह दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है, क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला कर कर नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी उससे पानी पीता है। वहां पर इन्हें खाली बोतल भी मिलती है, जिसकी मदद से वो एक धुन, एक म्यूजिक बजाता है। तो कुछ देर बाद इन्हें आसमान में परिंदे भी दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि अब हमें किस तरफ जाना चाहिए। वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ परिंदे उड़ने लगते हैं। अब रात होने वाली होती है और नजीब की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। रात को वो वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पानी की बोतल वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम वहाँ पर रख के चला गया होता है। और अब रेगिस्तान में नजीब अकेला आगे बढ़ रहा होता है। भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया होता है। उसके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो पानी की बोतल निकाल कर पानी पीता है। तभी वहाँ से गाड़ियाँ गुजरने की आवाज़ उसे आती है, तो वो उसी साइड पर भागने लगता है। तो वो देखता है कि वो हाईवे पे पहुंच चुका है। वो हाईवे पर काफ़ी देर तक मदद मांगने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर शाम हो जाती है, तो वो रोड से गुजरने की गाड़ियों को रोकने की मुसलसल कोशिश करता रहता है, लेकिन पूरी रात खड़े होने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब सड़क के बीच से गुजर कर आगे जा रहा होता है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। ये कार एक शेख की होती है। शेख उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पीने के लिए पानी भी पेश करता है। वो शेख शहर में आकर नजीब को एक इंडियन होटल के सामने छोड़ देता है, जहाँ का मालिक बहुत अच्छा होता है, जो कि भटके हुए लोगों की मदद करता है। वो नजीब को नहलाता है, उसके बाल कटवाता है और नजीब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए वो वहीं पर डॉक्टर को बुलवाकर उसका ट्रीटमेंट भी शुरू करवा देता है। नजीब पूरी रात आराम करता है। अब वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है। होटल का मालिक नजीब के पास आके कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो नजीब की फैमिली से उसकी बात करवाता है। नजीब अपनी फैमिली से बात करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, ताकि प्रोसेस पूरा होने के बाद उसे इंडिया वापस भेजा जा सके, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उन्हें जेल में 3 महीने के लिए रखा जाता है। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने जो अपनी कंपनी या अपनी जॉब से भाग आते हैं। असल में अरब में मालिक अपने गुलामों को पहचान कर ले जाते हैं। तभी नजीब को वो आदमी दिखाई देता है जो कि उसको गुलाम बनाकर ले गया होता है। वो नजीब के पास आकर रुकता है। यहाँ नजीब को लगता है कि वो शेख उसे फिर से गुलाम बनाकर ले जाएगा, लेकिन वो शेख उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे यहाँ से भागे। अगर मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया होता तो मैं वापस तुम्हें रेगिस्तान में ले जाकर सबक सिखाता, लेकिन तुम मेरे बुलाए हुए गुलाम नहीं हो। वो तो मुझे कोई नहीं मिला, तो इसलिए मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था। इतना कहकर वो शेख वहां से चला जाता है। नजीब काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ आदमी बताता है कि उसने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था, इसीलिए वो चला जाता है, लेकिन तुम गलत वीजा पर आए थे, इसीलिए तुम उसके जाल में फंस गए, लेकिन अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वहीं पर बैठकर बहुत ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नजीब प्लेन की तरफ जा रहा होता है। तब वो कहता है कि तब कोई परदेश जाता है तो अपने घर वालों के लिए कोई तोहफा लेकर आता है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बेटे को देने के लिए अब मेरे पास सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी ही है। इन्हीं लाइन के साथ ये फिल्म का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यकीनन ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।